दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं विजय विद्यार्थी एग्जाम चालीसा परिवार में आप सबों का दिल की असीम गहराई से स्वागत है। चलते हैं, ये न्यू लूसेंट 2023 का जो एडिशन आया है 442 पेज वाला, उसका स्टार्टिंग से कर रहे हैं। आपका प्लेलिस्ट जो है ना बना देंगे चैनल पे, आप लोग देखिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। चलते हैं, ये है आपका मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पे पहला सफल आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा, पहला सफल आक्रमण कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ का था? अरब का था। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? सिंध पे। कहाँ किया था? सिंध पे। और सिंध पे किसका शासन था? दाहिर का। सिंध पे किसका शासन था? दाहिर का। सिंध पे किसका शासन था? दाहिर का। और इसका उद्देश्य, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछता है भारत पे अरब वासियों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उद्देश्य, अरब वासियों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था धन को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछता है अरब वासियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ठीक ना, धर्म को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 28 है मोहम्मद गजनवी। अब आ गया मोहम्मद गजनवी। तो यहाँ से क्वेश्चन है 932 ईस्वी में, कब भैया? 932 ईस्वी में अल्तुगिन ने नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी समाज की स्थापना दे। तो गजनी समाज के संस्थापक कौन हो गया भैया? अल्तुगिन हो गया। और कब हो गया? 932 ईस्वी में। और गजनी समाज की राजधानी कहाँ हो गया भैया? गजनी हो गया, नाम ही पर हो गया। गजनी प्रांत था तो राजधानी हो गया गजनी। तो गजनी समाज का संस्थापक कौन? अल्तुगिन। कौन हो गया भैया? अल्तुगिन। मने में मेमोराइज कीजिएगा। कब किया था? तो 932 ईस्वी में किया था। कब किया था भैया? 932 ईस्वी में किया था। और इसकी राजधानी बोल देगा भैया तो गजनी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अल्तुगिन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पीरितिगिन ने शासन किया था। ये पीरितिगिन के विषय में सब बुक जो है ना भैया अलग अलग बात बोलता है। बहुत बुक में इसका नाम दिया है, बहुत बुक में इसका नाम नहीं दिया है, बड़े बड़े बुकों में। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अल्तुगिन के मृत्यु के बाद अल्प समय के लिए शासन कौन बना था? पीरितिगिन। कौन बना था? पीरितिगिन। अल्तुगिन के मृत्यु के बाद कुछ समय तक शासन कौन बना था? पीरितिगिन। कहा जाता है 972 से 977 तक सर्वप्रथम इसी के नेतृत्व में भारत पे आक्रमण किया था। कहा जाता है पीरितिगिन के ही नेतृत्व में भारत पे पहली बार आक्रमण हुआ था, गजनी तुर्क सरदार की तरफ से। तो पहला अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा हो गया तुर्क आक्रमणकारी, पहला हो गया पीरितिगिन, लेकिन ये सफल नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब के शाही वंश का शासक था जयपाल का। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब के शाही वंश का शासक था जयपाल का। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय शासक कौन था? जयपाल। लेकिन बोले अरब आक्रमण किसके समय? सिंध के शासक दाहिर। अरब आक्रमण सिंध के शासक दाहिर और तुर्क आक्रमण के समय जयपाल। अरब आक्रमण किया था सिंध पे और तुर्क आक्रमण किया था पंजाब। चलिए अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, लाजवाब है। अल्तुगिन का गुलाम और दामाद सुबुक्तगिन 977 ईस्वी में गजनी पे बैठा, किस गद्दी पे बैठा? ऐसे क्या बैठेगा? मोहम्मद गजनवी
सुबुत गुम का पुत्र था। मोहम्मद गजनी किसका पुत्र था? मोहम्मद गजनी किसका पुत्र था? तो सुबुक्तगीन का। मोहम्मद गजनी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का। इसका जन्म, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, इसका जन्म कब हुआ था? 971 ईस्वी में। इसका जन्म कब हुआ था? 971 ईस्वी में। मोहम्मद गजनी का जन्म 1 नवंबर 971 को हुआ था। तो पहला शासक हो गया अल्पगीन, गजनी समाज का संस्थापक, तो कुछ समय के लिए था। प्रीतिगीन हो गया 2 नंबर, फिर हो गया सुबुक्तगीन हो गया, फिर उसके बाद हो गया मोहम्मद गजनवी, जो कि इतिहास गजनी समाज के सबसे महान शासक हुआ। तो मोहम्मद गजनी जो है ना, अपने पिता के शासनकाल में कहाँ का शासक था? खुरासन का। कहाँ का शासक था? खुरासन का। अपने पिता के समय में कहाँ का शासक था? खुरासन का समय था। और ये गद्दी पे कब बैठता है? ये मोहम्मद गजनी जो 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में ये गद्दी पे बैठा था। ये भी क्वेश्चन पूछा है भैया। जन्म हुआ था 971 में और गद्दी पे बैठा 1998 में। मोहम्मद गजनवी 27 वर्ष की अवस्था में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्ला के नेतृत्व में मोहम्मद गजनवी को मान्यता प्रदान किया। तो क्वेश्चन पूछेगा, मोहम्मद गजनवी को मान्यता प्रदान किसने किया था? बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्ला। कौन किया था? अल आदिल बिल्ला। कौन दिया था? अल आदिल बिल्ला। कौन दिया था मान्यता? अल आदिल बिल्ला। बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्ला ने इसको मान्यता दिया था, ठीक ना। और उपाधि दिया था यामीन उल दौला, और यामीन उल दौला की उपाधि दिया था। आप लोग याद रखिएगा। जो उपाधि इसको मिला था, बगदाद के खलीफा ने यमीन उल दौला और यमीन उल मिल्ला की उपाधि दिया था। अमीन उल दौला और यमीन उल मिल्ला की उपाधि दिया था। यमीन उल दौला और यमीन उल मिल्ला की उपाधि दिया था इसको। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार किया था? 17 बार। और इसका उद्देश्य क्या था? अरब आवासियों का उद्देश्य था इस्लाम धर्म की प्राप्ति करना और धन लूटना, जबकि मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य था, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, अरब वासियों का उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना और धन लूटना, जबकि मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य था केवल और केवल धन प्राप्ति। केवल और केवल धन प्राप्ति। मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य था केवल और केवल धन प्राप्ति, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी थे, क्योंकि मूर्तियों को तोड़ता था, मूर्तियों को लेकर भाग जाता था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मूर्तियों को बेच के, क्योंकि हम आप लोग जानते हैं कि भारतीय जो ना मंदिरों में, मूर्तियों में जो बहुत सारे सोना चांदी जेवरात रहते हैं, रत्न रहते हैं। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वहाँ से लौट गया था। पहली बार आक्रमण कब किया था? 1000 में। मोहम्मद गजनवी पहली बार आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहली आक्रमण हो गया 1000 में। मोहम्मद गजनवी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। तो जयपाल के विरुद्ध आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में। जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में। और किसके विरुद्ध? जयपाल के विरुद्ध किया था, जिसमें जयपाल का क्या हुआ था? पराजय। जयपाल का क्या हुआ था? पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गजनी का 1008 ईस्वी में नगर कोट के विरुद्ध आक्रमण था। तो क्वेश्चन पूछेगा, नगर कोट के विरुद्ध आक्रमण कब हुआ था? 1008 ईस्वी में। नगर कोट के विरुद्ध आक्रमण हुआ था 1008 ईस्वी में। याद रखेगा क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर के चक्र स्वामी की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। ध्यान से सुनिएगा। तो थानेश्वर में जो चक्र स्वामी की कांस्य निर्मित आदमकद यानी कि आदमी की जो मूर्तियाँ था, उसको गजनी भेज के वहाँ के जो रंगभूमि था वहाँ रखवाया था। जो देखिए, हम वहाँ भारत से जो है ना उसकी प्रतिमा लाए हैं और अपने बड़प्पन के लिए वो उसकी रणभूमि में रखवाया था, जो हम कितना महान है। तो याद रखिएगा आप लोग, चक्र स्वामी मंदिर को भी लूटा था, चक्र स्वामी मंदिर को भी लूटा था मोहम्मद गजनवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी था सोमनाथ पे, ठीक ना। इस सोमनाथ कहाँ है? सौराष्ट्र गुजरात में है। इस मंदिर से लूट से करीब 20 लाख का दिनार प्राप्त हुआ था। कितना दिनार प्राप्त हुआ था भैया? 20 लाख रुपया का दिनार प्राप्त हुआ था, ठीक ना। याद रखिएगा, 20 लाख का दिनार प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा इससे। चलिए
लेकिन यहाँ से एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन भी आता है, सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कहा अहिलवाला के शासक महमूद ने आक्रमण किया था। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। यानी सोमनाथ की रक्षा करने में सहायता कौन किया था? अहिलवाड़ा के शासक, याद रखिएगा। सोमनाथ मंदिर की लूट के लेके जाने क्रम में महमूद ने जाटों का आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट लिया था। जब मोहम्मद गजनवी यहाँ से जा रहा था तो रास्ते में जाट मिला था, जाटों ने उसको बहुत परेशानी किया था, तो इसलिए मोहम्मद गजनवी जब गया वहाँ तो अपने धन रख के फिर वापस आया था जाटों को सबक सिखाने के लिए। वो 1027 ईस्वी में तो जाटों को सबक सिखा दिया 1027, उसी के कहा जाता है। उसी क्रम में बहुत लगातार आक्रमण कर रहा था, लगातार यात्राएं कर रहा था, जिसके वजह से जो वो बीमार पड़ गया और 1030 ईस्वी में मृत्यु हो गया, जैसा कि कहा जाता है इतिहास में। अब क्या सच है क्या झूठ है, भविष्य पे छोड़ देते हैं इस बात को। नेक्स्ट नोट पढ़ लेते हैं। सोमनाथ पे भारत के बाहर ज्योतिर्लिंगों में से एक था। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम था सोमनाथ वाला। ये गुजरात के अरब सागर के तट पर 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पुनः निर्माण करवाया गया। अच्छा, सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कब हुआ? 1947 में। किसने करवाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पुनः निर्माण करवाया। और 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया गया। चलिए, इस बात को भी आप लोग दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 जो कि बता दें जाटों के विरुद्ध हुआ था, अब मृत्यु हुआ था 1030 में। ये भी क्वेश्चन बता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी प्रथम शासक था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी जो है ना पहला शासक था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनवी। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महमूद के सेना में सेव देवराय और तिलक दो हिंदू उच्च पद थे। सेव देवराय और तिलक दो हिंदू जो थे उच्च पद थे। और इसके समय में जो भारत आने वाले जो प्रमुख विद्वान था, अलबुनी था, फिरदौसी था, उतबी था और फारूकी था। ये सब प्रमुख विद्वान थे उसके दरबार में आने वाला। अलबुनी, फिरदौसी, क्वेश्चन पूछेगा अलबुनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी किसके दरबार में थे? मोहम्मद गजनवी के दरबार में थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी। अब पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी। पहले अरब आक्रमण पढ़ें, फिर तुर्क आक्रमण पढ़ें। अब चलिए गौर प्रांत में आते हैं हम लोग। चलिए, तो महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा राज था। गौर जो है ना महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने गौर का शासक बना। गौर का शासक कब बना गौरी? 1173 ईस्वी में। गौर का शासक कब बना गौरी? 1173 ईस्वी में। इसने भारत पे पहला आक्रमण 2 साल के बाद 1175 ईस्वी में किया। गौर प्रांत का शासक बना मोहम्मद गौरी 1173 में भैया। लेकिन मात्र 2 साल के बाद 1175 में वो मुल्तान पे आक्रमण कर दिया। याद रखिएगा, अरब जो आक्रमण किया था सिंध पे शासक था दाही, लेकिन मोहम्मद गजनवी जो आक्रमण किया पंजाब पे जयपाल। अब जो आक्रमण कर रहा है मोहम्मद गौरी वो मुल्तान पे कर रहा है। कौन कर रहा है? कहाँ कर रहा है? मुल्तान पे। कब किया था? 1175 ईस्वी में। लेकिन मोहम्मद गौरी गद्दी पे कब बैठा? 1173 में। और 2 साल के बाद ये आक्रमण कर दिया 1175 ईस्वी में। फिर 2 साल के बाद 3 साल के बाद 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटम गुजरात में हुआ, जहां का शासक था भीम द्वितीय। यानी कि जो पाटम पे आक्रमण किया, यानी कि गुजरात पे आक्रमण कब किया? मोहम्मद गौरी गुजरात पे आक्रमण कब किया? 1178 ईस्वी में। कब किया? 1178 ईस्वी में। और वहाँ का शासक कौन था? भीम द्वितीय। गुजरात का शासक कौन था? भीम द्वितीय। गुजरात का शासक कौन था? भीम द्वितीय। अब तनिका पढ़ लेते हैं मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। वर्ष है, पक्ष है और परिणाम है।
त्रायन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। किससे किसके बीच? घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें चौहान का विजय हुआ था। और दूसरा युद्ध में देखिएगा हारेगा। त्रायन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। किसके किसके बीच? वही घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। अब घोरी का विजय हो जाता है, अब घोरी का विजय हो जाता है। फिर आता है चंदावड़ का युद्ध। चंदावड़ का युद्ध होता है 1194 में। 1194 में घोरी और जयचंद्र के बीच, याद रखिएगा, घोरी और जयचंद्र के बीच, जिसमें घोरी का विजय होता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। त्रायन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति अस्कंद था। कौन था सेनापति? पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? अस्कंद था। चलिए ये भी दिमाग में रख लीजिएगा, अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं, फिर भी देख लीजिएगा। महमूद गोरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गए। आप लोग को बता देते हैं, गजनी का कोई पुत्र नहीं था, सॉरी, मोहम्मद गोरी को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो अपना जो भी प्रांत था वो अपने गुलामों के माध्यम से वो शासन करना दायित्व समझा। और कहा भी जाता है, अगर मेरे बेटे होते तो एक, लेकिन मेरे गुलाम 100 गुलाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 15 मार्च 1206 ईस्वी को हो गया था। तो इसके विषय में ज़्यादा याद नहीं रखिएगा, बस याद रखिएगा 1173 में गौर का शासक बनता है, 75 में पहली बार आक्रमण करता है, 78 में दूसरी बार आक्रमण करता है पाटम गुजरात में, जहाँ का शासक रहता है भीम द्वितीय। ठीक ना, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत। अब स्टार्ट होता है भैया दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत को देखते हैं। पहला दिल्ली सल्तनत में पहला आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कौन किया था भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश की। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता है। गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है? बंदगाह कहा जाता है। जिसको खरीदा जाता है सैनिक सेवा के लिए। क्यों खरीदा जाता है? सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1206। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 24 जून, फिर भी देख लीजिएगा। और अपनी राजधानी बनाया था लाहौर। राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाला था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको बनवाया था इल्तुतमिश ने, लेकिन उसकी चौथी और 5वीं मंजिल को पुनः बनवाया था FST ने, फिरोज शाह तुगलक ने। चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? ऐबक का 2 निर्माण याद रखेगा, कुवत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, दोनों का निर्माण कौन कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत सारे उदारशीलता के कारण, दान देने के कारण लाल बख्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लाल बख्श। क्या कहा जाता है दोस्तों? लाल बख्श कहा जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगेल को भी पढ़ लेते हैं। मंगेल जो है ना, चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। मंगेल कहाँ का निवासी थे? ये गोबी के निवासी थे। वह घूमने फिरने वाली अधसब जाति के थे तथा उनका मुख्य पैसा घोड़ा एवं पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार के मांस खाते थे। उनमें स्त्री विस्मयक नैतिकता का सर्वदा अभाव था। मतलब वो सब लज्जा उज्जा नहीं करता था, ठीक ना। वो यायावार जाति के थे, जनजाति की तरह के थे वो लोग। वो विभिन्न कबीले में बटे थे। उन्हीं कबीला में से एक 1173 में तोमुचिन उर्फ चंगे खां का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा, चंगे खां के साथ कहाँ का था? मंगेल था। चंगे खां क्या था? मंगेल था। और इसका जन्म कब हुआ था? 1163 में। कब जन्म हुआ था? 1163 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1163 में जन्म हुआ था, जिसे महान, चंगेज द ग्रेट और श्रापित दोनों पुकारा जाता है, ठीक ना। और इसका पिता यसुगाई बहादुर था। इसका पिता कौन था? यसुगाई बहादुर था। चलते हैं
अब थोड़ा सा देख लेते हैं कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन के समय कुतुब मीनार की केवल पहली ही मंजिल बन सकी थी, जो कि आप लोग को हम बता देते हैं। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिला बनाया था। इल्तुतमिश इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिला बनाया था। फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गया था, जिसके कारण फिरोज ने इसे 2 और मंजिला बना दिया, चौथा और 5वां मंजिल हो गई, और जिसकी ऊंचाई 9 फीट बढ़ के 234 फीट हो गई। यानी कि इल्तुतमिश 4 मंजिल बनाया, और जैसे बिजली गिरा तो चौथी मंजिल नष्ट हो गया, तो 2 और मंजिल बन गया, और 9 फीट ऊंचाई बढ़ गया 234। पहले था 225, फिर हो गया 234। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सेना नायक था बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी। किसने किया था? बख्तियार खिलजी। और ऐबक की जो मृत्यु हुआ था चौंगाम खेलते हुए, पोलो खेलते हुए 1210 ईस्वी में। और इसको कहाँ दफनाया था? लाहौर में। कहाँ दफनाया था? क्योंकि ऐबक की राजधानी ही कहाँ था? लाहौर। इसे दफन भी कहाँ हुआ? लाहौर में। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। ऐबक के बाद कौन बना? आराम शाह। 8 साल तक लगभग ही रहा था, 8 महीना तक रहा था, ज़्यादा दिन तक रहा नहीं। और आराम शाह की मृत्यु करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में गद्दी पे बैठा, ठीक ना। तो 10 में तो मृत्यु हो गया ऐबक का, फिर 8 महीना के आसपास में आराम शाह रहा था। उसके बाद फिर इल्तुतमिश आया। अब चलिए, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था। इल्बरी तुर्क था। क्या था? इल्बरी तुर्क। इल्तुतमिश क्या था? इल्बरी तुर्क, जो ऐबक का गुलाम और दामाद था। और ऐबक के मृत्यु के समय ये बदायूनी का गवर्नर था। कहाँ था गवर्नर था? बदायूं का। कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। याद रखिएगा ये बात को। और ये राजधानी क्या किया? लाहौर से लेके आया दिल्ली। तो क्वेश्चन पूछेगा, लाहौर से राजधानी को दिल्ली किसने लाया था? तो लाहौर से राजधानी को दिल्ली लाया था इल्तुतमिश ने। कौन लाया था? इल्तुतमिश ने। और इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कुन्हा के निकट किया। हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कुन्हा के निकट करवाया। हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कुन्हा के निकट करवाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसमें 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति लिया। तो बोलेगा, बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति कब लिया था? 1229 ईस्वी में। कब लिया था? 1229 ईस्वी में। और इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो गया? 1236 ईस्वी में। मृत्यु कब हो गया? 1236 ईस्वी में मृत्यु हो गया। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश के बाद कौन? रुकनुद्दीन फिरोज। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है आराम शाह, फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है इल्तुतमिश, और चौथे नंबर पे आ जाता है रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि एक अयोग्य शासक है, ठीक ना। और उसके शासनकाल में उसकी माँ जो है ना शाह तुर्कान छाई हुई रहती है। उसकी माँ छाई हुई रहती है शाह तुर्कान। तो शाह तुर्कान अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्क अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर बैठा दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा, रुकनुद्दीन फिरोज पे किसका शासन था? उसकी माँ शाह तुर्कान को। और शाह तुर्कान की प्रभाव से दुखी होकर अमीर तुर्कों ने रुकनुद्दीन को हटाकर किसे बनाया? रजिया को। किसको बनाया? रजिया। अब रजिया प्रथम महिला शासिका थी। प्रथम महिला शासिका कौन? रजिया सुल्तान। आगे बढ़ते, रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग करके पुरुषों की तरह चोगा और कुला टोपी यानी कि काबा और टोपी पहन कर राज दरबार में जाता था। यानी पुरुषों, रजिया सुल्तान जो है ना पुरुषों का वस्त्र पहन के जो है ना वो राज दरबार में जाता था, ठीक ना। पुरुषों की तरह चोगा और कुला यानी कि टोपी पहनकर राज दरबार में जाता था। अगला क्वेश्चन है, रजिया ने जलालुद्दीन याकूत को अमीर याकूत, ये भी क्वेश्चन पूछा है भैया। अमीर याकूत किसे नियुक्त किया था? जलालुद्दीन याकूत को अमीर याकूत
आखूर, अमीर ए अखूर मतलब घोड़े का सरदार। तो रजिया ने घोड़े का सरदार किसे नियुक्त किया था? जलाउद्दीन याकूत को। किसे? जलाउद्दीन याकूत को। अमीर ए अखूर यानी घोड़े का सरदार रजिया ने किसे नियुक्त किया था? जलाउद्दीन याकूत को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा लाइन है, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में आया, आप घटना चक्र देखिएगा ना तो ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। पूछा गया है, गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्क अमीर विरुद्ध हो गए हैं। तो क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछता है क्या, जाकर देख लीजिएगा। पूछा हुआ है गैर तुर्कों के सामंत बनाने के कारण तुर्क अमीर क्या हो गए? विरोध हो गया। किसका? रजिया का। तो क्वेश्चन पूछा था रजिया का विरोध क्यों हुआ था? गैर तुर्कों के सामंत बनाने के कारण। किसने किया था? तो तुर्क अमीरों ने। किसने किया था? तुर्क अमीरों ने। तो इसको बंदी बना लिया। बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर बहराम शाह को बैठा दिया। किसको बैठा दिया? बहराम शाह को बैठा दिया दिल्ली की गद्दी पे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या किया? ये बहुत ही होशियार था। अब सोचा दिल्ली इसको गिरफ्तार कर लिया था, दिल्ली की गद्दी पे बहराम साहब को बैठा दिया था। अब सोचा कि कैसे वापस दिल्ली हमको प्राप्त हो। तो रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुआ। ये अल्तुनिया से शादी कर लिया। रजिया की शादी किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया से। शादी करने के बाद रजिया पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वो क्या हो गया? असफल। और रजिया की मृत्यु 1240 ईस्वी में कैथल के पास हुआ था। कहाँ हुआ था? डाकुओं के द्वारा इसकी हत्या कर दिया था। कैथल के पास डाकुओं के द्वारा इसकी हत्या हो गया था कैथल के बाद। आप लोग जानबे करते हैं पुरुष प्रधान समाज में अगर स्त्री कोई आगे बढ़ रहा है तो सब अपने ईगो पर ले लेगा। आगे बढ़ते हैं। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान बना महमूद शाह। तो राजिया के बाद आ गया बहराम शाह। अब बहराम शाह के बाद आ जाता है नसरुद्दीन महमूद। अलाउद्दीन महमूद शाह को सुल्तान की गद्दी से हटा के नसरुद्दीन महमूद बैठ जाता है। ठीक ना? तो ध्यान से क्वेश्चन को देख लिए। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दिया 1242 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन महमूद शाह, अलाउद्दीन महसूद शाह बैठता है। उसके बाद बलवन के द्वारा संयंत्र द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन महसूद शाह को हटा के अलाउद्दीन महसूद को हटा के बलवन बैठा दिया। किसको? नसरुद्दीन महमूद को। अलाउद्दीन महसूद शाह को बलवन के संयंत्र से हटा के नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली की गद्दी पे बैठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो कि टोपी सीखे अपना जीवन यापन करता था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। वह सुल्तान बताइए दिल्ली का जो कि टोपी सीखे अपना जीवन यापन करता था। नसरुद्दीन महमूद। और नसरुद्दीन महमूद के पहले कौन हो गया? अलाउद्दीन महसूद शाह। आगे बढ़ते हैं। बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया। यानी कि बलवन इतना चतुर था, अपनी बेटी के विवाह जो है राजा से कह दिया। अब बलवन, अभी आगे पढ़िएगा ना, बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलवन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। वह इल्तुस का गुलाम था। वह किसका गुलाम था? इल्तुस का। और तुर्कान ए चिहरगानी का विनाश बलवन ने किया था। याद रखिएगा, तुर्कान ए चिहरगानी यानी 40 गुलामों का सरदार के दल का गठन किया था इल्तुतमिश। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, शायद लुसेंट में नहीं है, लेकिन उसको विनाश किया था बलवन। उसको विनाश किया था बलवन। आगे बढ़ते हैं। बलवन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलवन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो दिल्ली की गद्दी पर किस नाम से बैठा? गयासुद्दीन बलवन के नाम से। कब बैठा? 1266 ईस्वी में। कब बैठा? 1266 ईस्वी में। यह मंगेलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा और श्री नामक एक नया नगर बसाया। तो श्री नामक नगर की स्थापना किसने किया है? बलवन। श्री नामक नगर की स्थापना कौन किया है? बलवन। अगला क्वेश्चन है, राज दरबार में सजदा और फवोश की प्रथा की शुरुआत बलवन ने किया था। सजदा और फवोश की प्रथा की शुरुआत कौन किया? बलवन ने। बलवन में फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव मनाया था। नवरोज उत्सव किसने मनाया था? बलवन ने। नवरोज उत्सव किसने मनाया? बलवन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विरोधियों के प्रति बलवन ने वक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था। तो वक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बलवन। किसने किया था? नसरुद्दीन महमूद ने बलवन को उलूग खां की उपाधि दी थी। नसरुद्दीन बलवन ने कौन सी उपाधि? नसरुद्दीन महमूद ने बलवन को उलूग खां की उपाधि दी थी। उलूग खां की उपाधि किसने दिया था? नसरुद्दीन महमूद ने। किसने दिया था? नसरुद्दीन महमूद ने। बलवन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवादत कराकर दुष्ट रखता था। ठीक है। बलवन के दरबार में फारसी प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन। तो बलवन के दरबार में दो कवि थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन। कौन थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन। बलवन के दरबार में कौन थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? सैफुद्दीन कैमूअस। कौन था? सैफुद्दीन कैमूअस। चलते हैं दोस्तों, गुलाम वंश यहीं समाप्त होता है। मेरी वीडियो को प्यार दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे खिलजी वंश, और कल जो वीडियो आएगा ज्योग्राफी का आएगा। मंगलवार है, हर मंगलवार को ज्योग्राफी का वीडियो आएगा दोस्तों। ठीक ना, इंतजार कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।